नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों की ओर। तो बता दें कि देहरादून के सचिवालय में उत्तराखंड रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड आजीविका ऐप लॉन्च किया। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य योजना और जिला योजना में विभागों द्वारा कार्य प्रस्तावित हैं जो मनरेगा के तहत आसानी से किए जा सकते हैं। ऐसे कार्यों को मनरेगा से करने में प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही मनरेगा के कार्य दिवसों की अवधि भी बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य फंड से की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मनरेगा के तहत कुछ जनपदों में अच्छा कार्य हुआ है और दूसरे जिलों में भी अच्छे कार्य के लिए सभी जिले एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा करें। साथ ही बैठक में सीएम ने निर्देश दिए कि जिलाधिकारियों द्वारा मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की 15 दिनों में जिला स्तर पर समीक्षा की जाए। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो मेहमान। विपिन कैंथोला जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है विपिन कैंथोला जी आपका। नमस्कार जी। इसी के साथ राम कंडवाल, अध्यक्ष देवभूमि बेरोजगार मंच, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम कंडवाल जी बहुत बहुत स्वागत आपका। राम कंडवाल जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए उनसे संपर्क करते हैं। तब तक विपिन कैंथोला जी, आज जो बैठक हुई है मनरेगा को लेकर, तो इससे क्या कुछ और फायदा होने वाला है मजदूर भाइयों को, बेरोजगारों को? क्या कुछ इससे और फायदा होगा और इस स्कीम को और कैसे आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं? देखो भानु, जिस प्रकार से जो मनरेगा है, जो महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना है, वो आज देश में सबसे सफल योजनाओं में गिनी जाती है। और निश्चित रूप से देखिए, जो रोजगार जो था गारंटी योजना के तहत, वो 100 दिन का है केंद्र की तरफ से। और उत्तराखंड सरकार ने ये निर्णय लिया है और हमारे पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो ने हमारी सरकार ने पहले और भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस ओर सोचा और 50 दिन का जो रोजगार है वो लगभग 150 दिन हम करने वाले हैं अपने राज्य के अंदर। और 150 दिन के अंदर ये हमारा जो रोजगार देने का वो है। इस स्कीम के तहत जो है हमने पूरे सारे गांवों को जो है, एक से पूरे गांव जो है, जो सीमांत क्षेत्रों में भी जो गांव है, उन सारे गांवों को जोड़ने की बात की है कि 150 दिन 50 दिन अब एड ऑन करके सरकार उस पर 100 दिन केंद्र का और 50 दिन स्टेट का होगा। इस स्कीम के तहत देखिए, हमारे बहुत सारे विभाग होते हैं। वन विभागों में हमारे यहाँ खालचाल जो है वो बरसात में खालचाल का निर्माण होता है, और हमारे यहाँ पेयजल की जो है जल संस्थान की स्कीम्स होती हैं। बहुत सारे विभागों की स्कीम्स हैं। उन विभागों को मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप सभी लोग इस योजना के तहत, जो मनरेगा के तहत, आप अपने उसमें रोजगार जो है वो गाँव के श्रमिकों को देंगे, गांव के युवाओं को देंगे। निश्चित रूप से देखिए, हम एक सामरिक दृष्टि से, भानु भाई, हम एक सामरिक दृष्टि से, हमारा जो प्रदेश है वो चाइना बॉर्डर से भी घिरा और नेपाल से भी घिरा, दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हम लगे हुए लोग हैं। और पलायन देखिए, उत्तराखंड की के लिए बहुत पुराना जो है वो समस्या रही है कि पलायन किस प्रकार से हम रोक सके। और इस समय कोरोना के कारण जो है हमारे प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में जो बाहर जो लोग युवा गए थे वो अपने गाँव की ओर लौटे हैं। तो इसको देखते हुए सरकार ने इसको जो है 100 दिन से अब 150 दिन किया, ताकि हमारे युवा जो है उनको गाँव में जो है रोजगार मिल सके। जो बाहर जो है 2 या 4 हजार, 5 हजार या 10 हजार की नौकरी करने जो लोग जाते थे, उनको अपने गांव में जो है रोजगार मिल सके। इसकी जो एक कमेटी बनी है, उन्होंने कहा है कि ये कमेटी जो है महीने में, जो इस प्रकार से परिषद की बैठक है वो महीने में एक बैठक होगी। 15 दिन में जो है इसमें डीएम्स जो है 15 दिन में मीटिंग्स करेंगे। वीकली इसमें परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि किस विभाग ने कितना जो है काम ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा है, ग्राम सभाओं को भेजा है, प्रधान के माध्यम से इस पे मॉनिटरिंग की जाएगी। सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड के अंदर भानु भाई ये देखी जाती है कि हमारी जो खेती है वो बिखरी हुई खेती है जी। और इस खेती में क्या है कि सुअर और बंदर, इस प्रकार से बहुत से जंगली जानवर से, हाथी हैं, ये आते हैं। तो हमने क्या किया कि हमारी सरकार ने एक प्रयोग किया कि इन गांवों के अंदर जो सीमाओं से लगे हैं, वन सीमाओं से लगे हुए गांव हैं, उन पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग करवाई, कहीं पर वॉल करवाई, हाथी आते हैं तो बड़ी वॉल करवाई, तो सफल हुआ। उस प्रयास को देखते हुए सरकार ने कहा है कि मनरेगा के अंतर्गत इन कामों को भी हम ऐड ऑन करेंगे और ग्राम सभाओं की कृषि को सबल बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने
के लिए, ताकि लोग कृषि एग्रीकल्चर से भी जुड़ सकें, ठीक है। उसको खेती कर सकें, इसको जोड़ने के लिए सरकार ने फेंग सिंह और ये सारी चीजें जो है इस कमेटी को बुलाया है और डीएम्स को भी आदेशित किया है कि आप शीघ्र इस पर काम करें और संवेदनशील गांव जो ऐसे हैं इसकी लिस्ट बनाकर उसमें काम करने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ राम कंडवाल जी भी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं देवभूमि बेरोजगार मंच के। बहुत बहुत स्वागत राम जी। शुक्रिया शुक्रिया। राम कंडवाल जी, आज जो बैठक हुई है उसमें मनरेगा को लेकर कई निर्देश दिए गए हैं, कई निर्णय लिए गए हैं, उसको और बढ़ाया जाएगा इस स्कीम को। कितना इसका फायदा मजदूरों को और बेरोजगारों को इससे होगा? देखिए, ये जो बैठक हुई है इससे पहले भी कई बैठकें हुई हैं, लेकिन उन बैठकों पर क्या फैसला निकलता है, ये असर जो होता है वो नहीं होता है। आप चाहे देखें मजदूरों को लेकर या फिर उत्तराखंड में जो शिक्षित बेरोजगार हैं और जो बेरोजगार है जो 10वीं से नीचे हैं, उनकी संख्या दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। अभी कोरोना काल चल रहा था, बीच में जो पीक टाइम था उत्तराखंड में कोरोना काल का, तो जून जुलाई अगस्त के बीच उस समय भी एक बैठक हुई थी और मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जितने भी यहाँ पर आपके पद खाली हैं उनको तुरंत निकाला जाए। और जो स्वरोजगार योजना है उसको लेकर भी बैठक हुई थी कि स्वरोजगार योजना में जो लंबित पड़े लोन है उनको भी जो है जल्द से जल्द जो बेरोजगार है उनको दिया जाए। लेकिन ये भी पूरा अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। आज उत्तराखंड में जो बेरोजगार हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भैया हमें तो कम से कम आप विज्ञप्ति तो जारी कर दीजिए। आज उत्तराखंड में पुलिस की विज्ञप्ति नहीं आ रही है। आज उत्तराखंड में पीसीएस अधिकारी, एक सपना होता है हम जैसे बेरोजगारों का कि मैं उत्तराखंड में एक अधिकारी बनूं, लेकिन वो सपना आज मैं उत्तराखंड में धूमिल होता नजर आ रहा है। राम कंडवाल जी, ठीक है, राम कंडवाल जी, क्या लगता है आज जो बैठक हुई है उसमें जो फैसले लिए गए हैं वो भी धरातल पर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? क्योंकि देखिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, विपिन कैंथोला जी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री जी बैठक लेते हैं, उससे पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन वो नहीं है। मैं विपिन कैंथोला जी हैं, मैं एक सवाल उनसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आप ये जरूर हमें बताइए कि जो विज्ञप्ति थमी है उत्तराखंड में, अगर मैं शिक्षित बेरोजगार हूँ, मैं उत्तराखंड में अधिकारी बनना चाहता हूँ पीसीएस में, तो वो विज्ञप्ति कब तक आएगी, क्यों जारी नहीं हो रही है, कहाँ समस्या आ रही है, थोड़ा आप इसकी जानकारी दे दीजिए। चलिए विपिन कैंथोला जी। देखिए भानु जी, जिस प्रकार से अभी मेरे मित्र कंडवाल जी कह रहे थे कि भर्तियां नहीं खुली है, तो मैं उनको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले वन आरक्षी परीक्षा हुई है, वो भी भर्ती हमने की है, उसमें भी देखिए भर्ती हुए हैं। आप अगर जो उच्च शिक्षा की बात करें तो हमने करीबन 800 आता हूँ राम जी, आता हूँ, एक बार जवाब ले लीजिए। कंडवाल जी सुनने का भी मादा रखिए भैया, है ना, मैंने आपको नहीं टोका, है ना, नहीं मैंने बोल दिया, आप सुनिए ना। अगर जो इन चीजों को आप डिनाई करेंगे तो आज सूचना का अधिकार है, निकाल लीजिए। 700 से 800 प्राध्यापक देखिए हमने प्रोफेसर जो है वो देने का काम किया। अभी ये कह रहे हैं कि भर्ती नहीं हुई है। अभी हमने पावर कॉर्पोरेशन में भर्ती निकाली है, तमाम विभागों में, शिक्षा विभाग में भर्ती निकाल रहे हैं, बीएड की वे लोगों को जो है शिक्षित जो हमारे बेरोजगार हैं उनको काम देने का काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना तो थी भानु देश के अंदर ही। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो है हमने प्रत्येक युवा जो बाहर से भी आया है, जो हमारे गांव में रह रहा है, जो हमारे क्षेत्र में रह रहा है, बहुत बड़ी संख्या में करीबन 30 से 40 हजार जो एप्लीकेशन है वो सॉल्व करने का काम किया है। और आप अगर जो देखें भानु, अगर जो इस समय आप देखें कि एक हमारी जो उत्तराखंड के अंदर वीर चंद सिंह गढ़वाली स्कीम चलती थी स्वरोजगार को लेकर के, उसमें 25% रिबेट थी, आज 50% जो है रिबेट देने का काम हमने किया। तो स्वरोजगार जो है, स्वरोजगार से किस प्रकार से देखें। आज देखिए भानु, मैं एक बात और भी कहूंगा कि सरकारी नौकरी को केवल युवा जो है वो सरकारी नौकरी समझते हैं। जो स्वरोजगार होते हैं वो भी जो है वो सरकार की स्वरोजगार देना, रोजगार देने जैसे ही होता है, रोजगार से जोड़ने का ही काम। बिल्कुल ठीक है विपिन कैंथोला जी, रोकूंगा मैं आपको यहाँ पर। राम कंडवाल जी, और भी कुछ शिकायत है अगर आपकी तो वो आप जान सकते हैं, क्योंकि जाहिर है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये शिकायत की तो बात ही है ना, हम पिछले कई सालों से शिकायत ही तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मांगे वो पूरी नहीं हो रही है। अभी इन्होंने कहा कि वन आरक्षी इन्होंने भर्ती निकाली। बड़ा हास्यास्पद होगा कि 4 साल हो गए हैं, वन आरक्षी भर्ती 2016 में इसके फॉर्म निकले थे और आज अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। तो सोचे कि बड़े उत्साह से तो ये कह रहे हैं कि हमने वन आरक्षी भर्ती निकाली थी, ठीक है। अब अगर ये दूसरी बात कर रहे हैं कि जो स्वरोजगार है,
क्यों नहीं चाहेगा, उत्तराखंड का युवा क्यों नहीं करना चाहेगा स्वरोजगार में? हम भी चाहते हैं कि हम स्वरोजगार में आगे बढ़े, लेकिन हमें लोन जो लेने में होती है वो भी दिक्कतें भी तो आ रही हैं, उसका कौन भरपाई करेगा? हम जो है कई बेरोजगारों का जो मुझ पर फोन आता है और लगातार मुझे कहते हैं कि अगर हम लोन लेना चाहें तो कैसे जाएं, क्या करें क्या ना करें। हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने एक वेबसाइट खोली है, आप वहां जाइए, चेक कीजिए, लेकिन जब वो लोग बैंक तक पहुंचते हैं तो बैंक वहां पर कहता है कि ये वाला डॉक्यूमेंट आपका नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। तो वो चीज जो अटकती है ना बेरोजगारों को, तब हम सरकारी फॉर्म की तरफ जाते हैं, नहीं यार हम तो सरकारी जो भर्ती है उसको देखेंगे, लेकिन वही सरकारी भर्ती तो नहीं आ रही है उत्तराखंड में। चलिए ठीक है राम कंडवाल जी, जाहिर है आपकी शिकायतों की फेहरिस्त भी लंबी है और सरकार भी इस पर कहीं ना कहीं काम कर रही है, लेकिन फिलहाल हमारे पास भी वक्त की कमी है। आगे भी हम इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अब 1 साल का समय रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है, तो वहीं भाजपा पार्टी ने भी आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव के अलावा आगामी कार्यक्रमों के संचालन के लिए 5 कमेटी गठित की गई हैं। तो वहीं उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मिशन 2022 को जीतने के लिए भाजपा ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के निर्देश पर बनी ये टीम आगामी विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करेगी। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की अध्यक्षता में गठित हुई समिति में प्रदेश महामंत्री संगठन अजय, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धन सिंह रावत को समिति का सदस्य बनाया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की शनिवार को देहरादून में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा भी हुई है, साथ ही पार्टी के भविष्य की रणनीति भी तय की गई। बनती है, इसी कड़ी में हम 27 से और 30 तारीख के बीच में जो सल्ट विधानसभा है, जहाँ के हमारे विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी का निधन हो गया था, उनकी धर्मपत्नी जी का भी निधन हो गया था, बहुत दुखदायी घटना थी। उसके लिए हमने वहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा 27 और 30 तारीख के बीच में कोर कमेटी ने तय की है। इसके अलावा 19, 20 और 21 फरवरी को मारचूला रामनगर में हमने जो है तो चिंतन बैठक रहेगी, जो 2-3 दिन तक चलेगी और सभी राजनीतिक और सभी बिंदुओं पर, पूरे उत्तराखंड की राजनीतिक चीज़ों पर उस पर समीक्षा वहाँ पर रहेगी और वहाँ पर हमारे सारे दिग्गज नेता, हमारे सारे छोटे बड़े नेता वहाँ पर रहेंगे। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रियंका जगूड़ी देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, क्या कुछ इसकी तैयारियां की जा रही हैं, आगामी रणनीति क्या कुछ होगी? जी भानु, मैं आपको बताना चाहूँगी कि उत्तराखंड में आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और इसको लेकर तमाम राजनीति जो पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है और बीजेपी भी जो है वो अपनी तैयारियां उन्होंने तेज कर दी है। इसी को लेकर शनिवार देर रात तक कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई बड़े दिग्गज बीजेपी के मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, प्रभारी उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित कई बड़े जो नेता है वो मौजूद रहे कोर कमेटी की बैठक में। वही कोर कमेटी की बैठक में जो राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को है वो कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और उन्हीं के अध्यक्षता में 5 समितियां गठित की गई है। जो कमेटियां हैं सभी को जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। वही बीजेपी ने जो है मंत्री मदन कौशिक को और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, मंत्री यशपाल आर्य सहित को मैदान में उतारा है ताकि ये आगामी जो चुनाव है उसकी रणनीति तैयार करेंगे। यहाँ पर जो जैसे कि हाल में जो कृषि कानून को विरोध किया जा रहा है, विपक्ष द्वारा जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, उसको लेकर इसकी जिम्मेदारी मंत्री मदन कौशिक को सौंपी है कि वो प्रेस वार्ता के जरिए जो ये भ्रम विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा है उसको दूर करेंगे। वहीं कृषि कानून को लेकर ये जिम्मेदारी मंत्री सुबोध उनियाल को सौंपी गई ताकि वो इसको लेकर
सही जानकारी और इस कानून के बारे में सही तरीके से यहाँ पर बताएंगे लोगों को। और इसके साथ ही जो मंत्री यशपाल आ रहे हैं उनको जो सल्ट विधानसभा है, जहाँ जो मंत्री जो सल्ट विधानसभा में जो विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का निधन हुआ था उसमें उपचुनाव कराएंगे, तो उस चुनाव की जो तैयारियां हैं उसको लेकर ये जिम्मेदारी मंत्री यशपाल आर्य के को सौंप दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में जुटी हुई है बीजेपी। राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है, तो वहीं बीजेपी पार्टी ने भी आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत उत्तराखंड में भी इसका आगाज हुआ। प्रदेश के 13 जिलों में शुरू हुए इस अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों की जानकारी के साथ साथ सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जाएगा। इसके तहत स्कूली बच्चों द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। तो वहीं 17 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान को राजधानी देहरादून में परिवहन आयुक्त दीपेंद्र चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। इस मौके पर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी सहित सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने की शपथ भी दिलाई गई। तो वहीं प्रदेश के सभी जिलों में एसपी और एसएसपी सहित संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से इस अभियान का शुभारंभ किया। न्यूज इंडिया के माध्यम से परिवहन विभाग के अधिकारियों सहित परिवहन आयुक्त दीपेंद्र चौधरी ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। फरवरी से 17 फरवरी तक एक माह का सड़क सुरक्षा माह भारत सरकार के निर्देश में पूरे भारत में मनाया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य सड़कों पर जो यातायात है उसको सुरक्षित बनाना है। विभाग के स्तर पर चाहे सड़कों की मरम्मत हो, सुधारीकरण का कार्य हो, जो ब्लैक स्पॉट है, जो एक्सीडेंट प्रोन क्षेत्र हैं उसको सुधार करना है। तो बता दें कि 13 जिलों में यह अभियान शुरू किया गया है। सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अभियान के तहत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आगाज हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश के 13 जिलों में इस अभियान की शुरुआत की गई, जहां लोगों को सड़क और यातायात के प्रति, सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना है। में इस अभियान की शुरुआत हुई है। उत्तराखंड में भी इसका आगाज हुआ है। प्रदेश के 13 जिलों में शुरू हुए इस अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों की जानकारी के साथ साथ सड़क सुरक्षा को लेकर भी जागरूक किया जाएगा। इसके तहत स्कूली बच्चों द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रैली भी निकाली गई। वहीं 17 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान को राजधानी इस पर और अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरह से अब सड़क सुरक्षा को लेकर ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है, क्या कुछ इसके तहत तैयारी की गई है? क्या कुछ इसके तहत रणनीति बनाई गई है? कैसे लोगों तक पहुंचेंगी टीमें? कैसे लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाएगा? क्या कुछ इसके लिए तैयारियां हैं? ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि जनवरी के प्रत्येक माह में जो दूसरा सप्ताह होता है 18 जनवरी से जो है ये अभियान चलता है पूरे देश में। तो ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत ये पूरा मनाया जाता है और पूरा ये 17 फरवरी तक चलेगा।
और उसी के तहत में आज उत्तराखंड में भी इसका आगाज हो गया है और इसका जो हरी झंडी दिखा करके जो इसके शुभारंभ किया है इस पूरे अभियान का, जो 1 माह तक का पूरा ये संचालित किया जाएगा, जिसके तहत लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में प्लस उसके अलावा यातायात नियमों की पूरी जानकारी कैसे लोगों तक पहुंचाई जा सके उसको लेकर के जो है पूरी संवेदनशील दिखाई होगा। और इसके साथ ही साथ इसका शुभारंभ जो परिवहन आयुक्त हैं दीपेंद्र चौधरी, उन्होंने इसका आज देहरादून में जो है बाकायदे विधिवत शुभारंभ किया। और बाकी जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं वहाँ के जो एसपी हैं, उसके अलावा जो संभागीय परिवहन कार्यालय है जिसे हम आईटीओ भी कहते हैं, उनके जो अधिकारी थे उनका संयुक्त रूप से इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान के तहत जो है देखिए सबसे पहले लोगों को ये जागरूक किया जाएगा कि किस तरीके से लोग अपने यातायात नियमों का पालन करें, रैश ड्राइविंग ना करें। चूँकि पहाड़ी हमारा जनपद प्रदेश है तो यहाँ पे लोग जो घूमने आते हैं, सैलानी आते हैं, वो ड्रिंक एंड ड्राइविंग का मामला ना होने पाए। इसके साथ ही साथ जो लोग हैं मोबाइल पे लगा के बात करते हैं उससे जो है लोगों को थोड़ा सा सुरक्षित करें। इसके साथ साथ जो ट्रिपल राइडिंग से बचे, इसके अलावा जो है तमाम जो यातायात के जो संबंधित नियम हैं उन नियमों की पूरी जानकारी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसके लिए पूरी टीमें बनी है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, विभाग के द्वारा जो है लगातार FM है जो रेडियो है और उसके अलावा जो छोटे छोटे तमाम इकाइयाँ हैं उनके लोगों के माध्यम से, स्कूली बच्चों के माध्यम से, कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि किस तरीके से यातायात नियमों का आपको पालन करना है, किस तरीके से आपको रोड सेफ्टी नियमों के बारे में जानकारी जो है दी जाएगी इन सबके लोगों अधिकारियों के द्वारा जो इसको स्कीमें चल रही है उसके तहत। और ये इसके अलावा पुलिस को भी ये अभियान बताया गया है कि पुलिस किस तरीके से जो है स्कूली बच्चों के बीच में जाए, जो खासतौर से वो जो युवा बच्चे हैं जो 18 साल से कम के हुए हैं या अभी जो 18 साल से कम है, वो थोड़ा सा इस बात को संजीदगी से ले कि किस तरीके से हमें यातायात नियमों का पूरा पालन करना है। और पुलिस वालों से ये साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि भाई आप जो पहाड़ी प्रदेश है तो यहाँ जो सैलानी आते हैं वो शराब पी के वाहन न चलाएं, रैश ड्राइविंग मत करें यहाँ पे, तो थोड़ा सा जो है पर्यटन का आनंद लें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। तो इन सब चीज़ों को लेकर के तमाम जागरूकता दिखाई दे। और ये देखिए जो है 28वां सड़क सुरक्षा अभियान माह का शुभारंभ हुआ है और जिसका शुभारंभ खुद जो है दिल्ली में परिवहन मंत्री जो है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका जो है फ्लैग ऑफ करके स्टार्टिंग करी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके तहत हम लोगों को सभी को एक जागरूक होना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग, देखिए अब हम सब जानते हैं कि अभी जो कानून बने हैं उसके तहत जुर्माना काफ़ी हैवी हो गया है, कई 5-5 गुना जो है सीट बेल्ट ना लगाने पर और अपने कागज़ ना लेके चलने पर। तो इस तरीके की चीज़ों को हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा, चाहे खासतौर से स्कूली बच्चे हैं जो युवा है उनको भी हमें जागरूक करना पड़ेगा। और उसी का ये मेन उद्देश्य जो लगातार अधिकारियों का ये कहना है कि पहले हम स्वयं जागरूक हों और इसके साथ ही साथ और लोगों को भी जागरूक करें ताकि जो है तभी हमारा इस अभियान का महत्व जो है, इस अभियान की जो कल्पना है वो साकार होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भी यही है, लोगों को और बच्चों को सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेन जी आपका हमारे दर्शकों तक तमाम अपडेट और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। दिल्ली की सीबीआई टीम ने देहरादून में बड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ रेलवे अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद बसंत विहार के आशीर्वाद एनक्लेव से लेकर चौहान के चक्राता स्थित घर तक सीबीआई की टीमों ने रेड कर घर पर सर्च अभियान चलाया। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह चौहान पर नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे में एक प्राइवेट कंपनी को करोड़ों रुपए दिलाने के एवज में अपने 2 सहयोगियों की मदद से रिश्वत लेने का आरोप है। तो वहीं सीबीआई दोनों सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। राजधानी देहरादून में सीबीआई ने कई जगह पर रेड किया है, जिसके बाद उन्होंने एक रेलवे अधिकारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें 1985 बैच के एक रेलवे अधिकारी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और उन पर 1 करोड़ की रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि ये रेलवे अधिकारी प्राइवेट कंपनियों को करोड़ों रुपए दिला रहे थे, जिसके बाद इन्होंने उसमें से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और जिनको मौके से सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून से आशीष धीमान के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। इस पर और अधिक जानकारी के लिए विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे विशाल, किस तरह से यह छापेमारी की गई, किस तरह से शक हुआ और क्या सिर्फ एक ही अधिकारी इस पूरे मामले के पीछे है या और भी अभी लोगों तक ये आंच पहुंच सकती है?
जी बिल्कुल भानु, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देर रात पूरी सीबीआई की जो टीम है वो देहरादून में आई और देहरादून के लगभग 20 पॉइंट पर छापेमारी की गई और इसी दौरान यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 करोड़ की जो रिश्वत है वो रेलवे अधिकारी ने ली थी। 1985 के अधिकारी हैं ये और रेलवे में काफ़ी लंबे समय से अपनी तैनाती पर थे और अब जाकर इनके खिलाफ ये बात सामने आई कि इन्होंने 1 करोड़ की रिश्वत ली है और कई प्राइवेट कंपनियों को ये रेलवे का पैसा दिला रहे थे, जिसके बाद सीबीआई ने छापेमारी करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके 2 जो साथी हैं उनको भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से ये इस तरह के काम कर रहे थे और 1 करोड़ की संलिप्तता इनके द्वारा पाई गई है, जिसके बाद सीबीआई ने कल देर रात ही इनको गिरफ्तार भी कर लिया। जी भानु जी, लेकिन अब कहां तक ये जांच पहुंच चुकी है? इनके 2 सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन क्या विशाल उनसे कुछ पता चल पाया है कि सिर्फ ये 3 ही लोग शामिल हैं या अभी और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? उन तक भी सीबीआई की जांच पहुंच रही है? बिल्कुल भानु, अभी तो फिलहाल जो टीम है, टीम ने इनको गिरफ्तार किया है, साथ ही इनके 2 सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है और अभी इनसे पूछताछ जारी है और जल्द ही इस बात का भी खुलासा होगा कि इसमें क्या कोई और बड़ा अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व है या ये लोग जिस तरह से कर रहे थे। तो पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि रेलवे के कई और बड़े नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन जानकारी के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।